हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने जीवन पथ में लगातार बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। कुछ क्रांति कर दें जीवन में ऐसी कि सफलता शोर मचा दे। खैर, हम लोग बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की, और इस 1857 की क्रांति में हम जो है कारणों की बात कर रहे थे कि क्या क्या महत्वपूर्ण इसके पीछे कारण रहे। वही हम लोगों ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी नीतियों की किस प्रकार से उन्होंने कौन कौन सी नीतियों का अनुसरण किया, उस नीतियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाई गई सहायक संधियों की हमने चर्चा की थी। जो तीसरा और महत्वपूर्ण इसका जो बिंदु बच जाता है, जहां हम यदि बात करें 1814 से लेकर के 1857 तक का जो ये काल है, यहाँ अंग्रेजों ने कौन सी नीति का अनुसरण किया, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और किस प्रकार से इन अंग्रेजों ने जो ये देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों के सामने आने से ही डरते थे पहले, लेकिन धीरे 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 जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाला बुनती है, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने एक जाल बुन लिया और उस जाले में फंसाने के बाद में इन्होंने अपनी ताकत दिखाई भारतीय रियासतों को। तो हम लोग बात करेंगे कैसे इन्होंने ताकत दिखाई। अब सबसे पहले जो ताकत दिखाने वाला जो व्यक्ति था वो था लॉर्ड डलहौजी। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जिसे हम बोलते हैं, इस अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का अनुसरण किया गया 1814 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अब शक्तिशाली हो चली थी, इन्होंने अपनी पावर दिखाना प्रारंभ किया। और पावर कैसे दिखाई? पावर दिखाई लॉर्ड डलहौजी ने विशेष रूप से, क्योंकि 1814 में भी यदि हम बात करें तो एक तरीके से भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर पहली बार खर्च करने का प्रावधान रखा गया। ईसाई मिशनरी भी भारत में आए और ईसाई मिशनरियों ने भारत में प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। कुछ जो व्यापारिक अधिकार थे भारतीय लोगों के, इन व्यापारिक अधिकारों में भी उन्होंने कटौती की। चाय और चीन के साथ में जो एकाधिकार था व्यापार का, उस एकाधिकार को एक तरीके से समाप्त करने वाली स्थिति में वो पहुंच गए थे। और उसके बाद सबसे बड़ा काम किया लॉर्ड डलहौजी ने, और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई जिसको हम सामान्य भाषा में राज्य हड़प नीति बोलते हैं, या फिर इसी नीति को हम गोद निषेध प्रथा भी बोलते हैं, और इसी नीति को हम व्यपगत नीति भी बोलते हैं। किस प्रकार से इसने इस नीति का अनुसरण किया देखिएगा। क्योंकि भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में पहले यदि किसी राजा के कोई भी संतान नहीं है तो वो राजा अपने संतति को चलायमान रखने के लिए अपने ही किसी परिवार से, या फिर यदि परिवार में भी नहीं हो तो रिश्तेदार सगे संबंधियों में किसी एक बालक को गोद ले लिया करता था, किसी एक बालक को गोद ले लिया करता था। और यही बालक फिर उस राजा की मृत्यु के बाद में क्या बन जाता था? राजा बन जाता था, जिससे ये जो उसका राजवंश है ये चलायमान रहता था। अब एक नई नीति लेके आए लॉर्ड डलहौजी। क्या नीति लेकर के आए? उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के, यदि किसी राजा के उत्तरजीवी संतान नहीं है, उत्तरजीवी संतान का मतलब यह है कि स्वयं की यदि कोई संतान नहीं है, स्वयं के यदि कोई संतान नहीं है, तो इस स्थिति में वो इस उत्तराधिकारी को, या जिसे हम गोद बोलते हैं, गोद नहीं ले सकता। किसी भी पुत्र को, अपने दत्तक पुत्र के रूप में किसी अन्य के पुत्र को वो अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उस स्थिति में यदि कोई राजा संतानहीन पाया जाता है, यदि कोई राजा संतानहीन है, तो उस राजा का संपूर्ण राज्य ब्रिटिश सत्ता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
ब्रिटिश सत्ता को क्या कर दिया जाएगा, हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसका सबसे जो प्रमुख उद्देश्य था, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य था इसका कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, और साथ ही साथ जो रियासतें और जो राजा थे, इन राजाओं को और अपने अधीन करना चाहता था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। इसलिए उसने एक ये सिद्धांत लागू कर दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा जो है, उसके उत्तराधिकारी संतान नहीं है तो वो दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता। और इसी चीज को लागू करने के बाद उसने ये बात कही कि जो राजा मर जाएगा और उसके उत्तराधिकारी नहीं है, उसका साम्राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता में क्या हो जाएगा, हस्तांतरित हो जाएगा, ब्रिटिश सत्ता में हस्तांतरित हो जाएगा। और इसी चीज को क्या कहा गया, राज्य हड़प नीति, या फिर इसी को क्या कह दिया गया, व्यपगत नीति कहते हैं हम लोग। इसी को हम लोग गोद निषेध प्रथा भी कहते हैं। और इसी क्रम में इस लॉर्ड डलहौजी ने कई भारतीय राज्यों को हड़प लिया। इसने सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सतारा को हड़पा गया 1848 में। ऐसा कहा जाता कि सतारा का एक राजा हुआ करता थे, और सतारा का जो राजा था, सतारा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी राज्य को हड़पा गया, तो सतारा को हड़पा गया। और यदि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आता है आपका हार्ड लेवल का, तो उसमें उसके राजा का भी नाम पूछ लिया जाता है वस्तुतः। तो याद रखिएगा कि सतारा का राजा था जिसका नाम था अप्पा। क्या नाम था? अप्पा। अप्पा नहीं बन पाए पप्पा। जब पप्पा नहीं बन पाए तो इसका पूरा का पूरा साम्राज्य ब्रिटिश सत्ता में हस्तांतरित कर दिया गया। यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि सबसे पहले कौन से राज्य को हड़पा गया? तो याद रखिएगा कि अप्पा को हड़पा गया 1848 ईस्वी में। सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य का आश्रित राज्य घोषित कर दिया गया, और आश्रित राज्य घोषित करने के बाद में इसका विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। यहाँ पर ब्रिटिश भारत का मतलब क्या है बेटा जी? याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ अंग्रेजों का जो साम्राज्य हुआ करता था, उस साम्राज्य को हम लोग ब्रिटिश भारत के नाम से जानते हैं। तो बड़ा खतरनाक काम किया गया, पहला ही काम। और पहला ही काम इस प्रकार का जब किया गया, तो इस समय ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, इस हाउस ऑफ कॉमन्स में जब बैठक चल रही थी, तो वहां पर एक इतिहासकार और एक राजनेता व इतिहासकार हुए आगे चल करके, जिसका नाम मिलता है जोसेफ ह्यूम। क्या नाम मिलता है? जोसेफ ह्यूम। इसी जोसेफ ह्यूम ने एक बात कही कि आपने सतारा का विलय तो कर दिया है, लेकिन सतारा का विलय का मतलब यह है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। आप क्योंकि शक्तिशाली बन चुके हैं, इसलिए आप जबरदस्ती इस प्रकार की चीजों को कर रहे हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं नंबर 2, 1849 में संबलपुर को, ये प्रश्न अभी पिछले फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया था, याद रखना, आपसे क्रम पूछ लिया गया कि कौन कौन से राज्यों को राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था। तो पहला सतारा याद रखिएगा 1848। फिर उसके बाद में हम संबलपुर की बात कर लेते हैं। 1849 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता में विलय कर दिया गया। संबलपुर का जो राजा था उसका नाम था राजा नारायण। उसके बाद 1849 में जेतपुर, तो 1849 में 2 आए, संबलपुर और जेतपुर, याद रखिएगा। ऐसा कहा जाता कि 1856 में जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर के आए थे, तो संबलपुर और जेतपुर की रियासतें जो थी वो उनके राजाओं को पुनः लौटा दी गई कि कोई बात नहीं। उसके बाद बघाट 1850, उदयपुर 1852, बरार 1853, और उसके बाद में याद रखिएगा कि झांसी 1853। झांसी का विलय कब किया गया? 1853। ऐसा कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय जब वहां पेशवा की मृत्यु हो गई थी,
तो उस समय फिर राजा झांसी के जो राजा थे उनका नाम था रामचंद्र। इन रामचंद्र से पहली बार उन्होंने संधि करी। मैंने आपको ये अधीनस्थ पार्थ के रिंग फेज नीति के दौरान ये बात आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को याद होना चाहिए कि वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले सहायक संधि करने वाली चीजें अपनाई थी, लेकिन यथार्थ रूप में सबसे जो बड़ा प्रयोग किया, व्यापक पैमाने पर जो प्रयोग किया गया था, वो जो है प्रयोग किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो याद रखिएगा उससे पूर्व झांसी के राजा रामचंद्र के साथ में संधि, सहायक संधि करी थी किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। और सहायक संधि करके उसके दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारियों को जो झांसी का जो राज्य था वो अधीनस्थ सेवाओं की शर्तों के आधार पर उसको दे दिया गया था। आगे बात समझ में। और बाद में इसी झांसी को जो है वापस अपने अधीन कर लिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कैसे किया गया? राजा की जब मृत्यु हुई उसके बाद में कंपनी ने राजा के एक वंशधर थे जिनका नाम था गंगाधर राव। इन गंगाधर राव को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया। गंगाधर राव की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद गंगाधर राव की पत्नी खूब लड़ी, वो तो मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मीबाई मन्नू जी। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र ग्रहण किया जिसका नाम था दामोदर राव। अब इस समय चूंकि यहां भारत में गवर्नर जनरल एंड वायसराय के पद पर गवर्नर जनरल के पद पर बैठा हुआ है, वायसराय तो बाद में आएगा 1857 की क्रांति के बाद में। और गवर्नर जनरल कौन बैठा है? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति चला रखी है। तो जैसे ही दामोदर राव को लक्ष्मीबाई के द्वारा अपना दत्तक पुत्र घोषित किया गया, उसी तुरंत प्रभाव से डलहौजी ने दामोदर राव को झांसी का राजा मानने से मना कर दिया और फरवरी 1853 ईस्वी में झांसी राज्य को हड़प लिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। याद रखिएगा कि राज्य हड़प नीति को डॉक्ट्रिन सिद्धांत भी कहा जाता है। ये प्रश्न अभी पूछ लिया गया था कि इसे और क्या कहा जाता है, या डॉक्ट्रिन सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो डॉक्ट्रिन सिद्धांत किसको कहा जाता है? राज्य हड़प नीति को कहा जाता है। उसके बाद नागपुर की यदि हम बात कर लें तो नागपुर भी 1853 में भारत का सबसे महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्र हुआ करता था उस समय नागपुर। और उसके ऊपर अंग्रेजों की पहले से पैनी नजर लगा करके बैठे थे। अंग्रेज लूटना चाहते थे उसको कैसे भी जो है साम दाम दंड भेद वाली जो नीति होती है उस नीति के तहत वो चाहते थे कि इस नागपुर का विलय हो जाना चाहिए हमारे ब्रिटिश भारत में भाई, क्योंकि कपास उत्पादक राज्य है तो आर्थिक रूप से भी सशक्त है, मजबूत है, और वो तो लूटना ही चाहते थे, राजस्व ज्यादा आएगा। समझ रहे हो आप इस बात को? तो 1853 में जब वहां का राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रघुजी तृतीय, इन रघुजी तृतीय की जैसे ही मृत्यु हुई तो यशवंत राव को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। और यशवंत राव को जैसे उत्तराधिकारी बनाया तो वही बात जैसी झांसी में प्रारंभ की गई थी डलहौजी के द्वारा, डलहौजी ने मना कर दिया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 1854 में नागपुर का जो है विलय हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, आगे बात समझे। 1855 में तंजौर और करौली ये भी ब्रिटिश सत्ता का अंग बन गए थे। अब यदि हम यहां पर बात करें करौली राजस्थान की, तो इस करौली का जब विलय किया गया था तो उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता था, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यार करौली तो पहले से ही जो है संरक्षित मित्र राज्य है अंग्रेजों का, आश्रित राज्य, इसको कैसे बना सकते हो? तो इस चीज को उन्होंने रद्द घोषित कर दिया। कैनिंग साहब ने उदयपुर और बघाट वाला जो विलय था इसको भी कैनिंग ने निर्णय बदल दिया था। और सबसे लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न पूछा जाता है अवध से, और अवध का विलय किया गया 1856 ईस्वी में। अवध के जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। अब यदि अवध की भी हम बात करें तो अवध भी अंग्रेजों का आश्रित राज्य हुआ करता था, पहले से वो इसके अधीन ही कार्य कर रहे थे। और यहीं पर
अब क्योंकि अवध को लूटना हड़पना चाहता था लॉर्ड डलहौजी, इसलिए उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो लगाएगा ना, भाई किस आधार पर लूटे उसको। तो अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो याद रखिएगा कि अवध के ऊपर किसके ऊपर, अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया, और कुशासन का आरोप लगाने के बाद में इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। लखनऊ रेजिमेंट के एक व्यक्ति जिनका नाम था आउटरम, इनकी सहायता से जो है अवध का विलय पूर्ण रूपेण अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया गया किसका, अवध का 1856 में। और फिर याद रखिएगा यहीं पर एक चीज और विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है कि इसी अवध से 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक जो शामिल हुए थे वो अवध से हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। इनके मन का जो आक्रोश था, क्योंकि ये आश्रित राज्य था और फिर भी इसको हड़प लिया गया। इस वाजिद अली शाह की पत्नी जिनका नाम हजरत महल, इस हजरत महल को भारतीय इतिहास में महक परी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आ गई बात समझे। तो सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक कहां से शामिल हुए थे, अवध से हुए थे। ये बात याद रखिएगा। वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद में इस क्रांति का नेतृत्व हजरत महल ने किया था। किसने किया, हजरत महल ने। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। नंबर 3, 1814 से 1857 तक की नीति। देखिएगा, अंग्रेजों ने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का अनुसरण किया। तथा भारतीय रियासतों वे राजाओं को अपनी ताकत दिखाई। लॉर्ड डलहौजी ने इस दौरान राज्य हड़प नीति का अनुसरण किया।
राज्य हड़प नीति। देखिएगा इसे गोद निषेध प्रथा, या व्यपगत सिद्धांत, या डॉक्ट्रिन सिद्धांत भी कहा जाता है। डॉक्ट्रिन सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे अपनाइए? तो राजा के उत्तराधिकारी संतान नहीं होने पर, राजा के उत्तराधिकारी संतान नहीं होने पर उसका राज्य ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया जाता था। उसका राज्य सीधे ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया जाता था। देखिएगा, डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य नंबर 1 17 1848 ईस्वी, राजा अप्पा के कोई संतान नहीं होने पर साम्राज्य का विलय कर दिया। ब्रिटिश राजनेता जोसेफ ह्यूम ने इसे जिसकी लाठी उसकी भैंस करार दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस करार दिया।
संबलपुर, 1949। राजा नारायण, नेक्स्ट जेतपुर, 1949। याद रखिएगा इन दोनों के लिए कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने संबलपुर व जेतपुर की रियासतें राजा को पुणे लौटा दी। बघाट, याद रखिएगा बघाट का 1850 में विलय, 1850 में विलय। उसके बाद बात करें उदयपुर की, 1852 में विलय। उसके बाद बात करें बरार की, तो याद रखिएगा कि बरार का जो विलय किया गया 1853 में। बरार में एक बात और याद रख सकते हैं क्या कि हैदराबाद का निजाम कर्ज चुकाने में असफल रहा। डलहौजी ने विलय कर लिया। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झांसी, 1853। राजा दामोदर राव, माफ कीजिएगा गंगाधर राव, गंगाधर राव। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने
दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया? दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया? डलहौजी ने इनकार कर डलहौजी ने इनकार कर फरवरी 1853 ईस्वी में झांसी का विलय कर दिया। नागपुर का विलय 1854 ईस्वी में। याद रखिएगा 2-3 बिंदु नागपुर में बेटा। क्या याद रखेंगे? एक तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्य था। अठारह सौ 53 ईस्वी में राजा रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद 1853 ईस्वी में राजा रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद यशवंत राव को उत्तराधिकारी बनाया गया। यशवंत राव को उत्तराधिकारी बनाया। डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर नागपुर का विलय कर लिया। नेक्स्ट, करौली वे तंजौर 1855 ईस्वी। नोट, करौली राजस्थान के विलय को
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मैं यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह कहते हुए, क्योंकि राजस्थान की बात है तो विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है बेटा, याद रखना इस बात को। यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि करौली संरक्षित मित्र मित्र था, न कि आश्रित राज्य, न कि आश्रित राज्य। ठीक है, ये बात विशेष बन जाती है आप लोगों के लिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही कि कैनिंग ने उदयपुर व बघाट के निर्णय को भी बदल दिया। लास्ट अवध, अठारह सौ छप्पन। राजा कौन है? वाजिद अली शाह। याद रखिएगा बेटा जी कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है। डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ के रेजिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर ये याद रखिएगा, लखनऊ के एक रेजिमेंट आउटरम की सहायता से लखनऊ का विलय कर लिया। लखनऊ का विलय कर लिया। याद रखिएगा कि नोट लगा करके, वेरी मोस्ट नोट है कि 1857 की क्रांति में
1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध से थे। ठीक है, अवध में क्रांति का नेतृत्व वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। और लास्ट बात की हजरत महल को महक परी कहा जाता है। वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने इस राज्य हड़प नीति का अनुसरण किया और किस किस प्रकार से भारतीय जो राज्य और रियासतें थी, इन रियासतों को बहुत बुरी तरीके से जबरदस्ती, ये जबरदस्ती अपहरण था एक तरीके से भारतीय राजाओं का, भारतीय रियासतों का, और उन्हें ना चाहते हुए भी ब्रिटिश सत्ता में हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की बात और कर लेते हैं कि किस प्रकार से और ताकत दिखाई। एक शब्द हम बात करेंगे पद व पेंशन की, पद व पेंशन को 1848 में, क्योंकि यहाँ पर अब मुगल पतन हो चुका, वस्तुतः मुगलों का पतन जो माना जाता है वो 1707 ईस्वी के बाद औरंगजेब की जैसे मृत्यु हुई, औरंगजेब का काल वैसे वस्तुतः मुगल के पतन का प्रारंभ माना जाता है। उनकी जो नीतियां थी, नीतियां कुछ ठीक नहीं थी। ठीक है, खैर, तो इस समय जो बादशाह थे, मुगल बादशाह, उनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने इस बहादुर शाह जफर द्वितीय को एक पत्र लिखा। ठीक है, याद रखना, डलहौजी साहब ने इस गिरते हुए मुगल साम्राज्य के वृक्ष की एक रूप से अंतिम जो टहनी, अंतिम जो शाखा, जिसका नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसे एक पत्र लिखा
और पत्र लिख करके कहा कि ऐसा है, ये बादशाह हम कुछ नहीं मानते, बादशाह हम कुछ भी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आपको अपनी बादशाह की उपाधि त्यागनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये क्या बादशाह बादशाह लगा रखा है कि सिक्कों के ऊपर आपने अपना नाम रख दिया, लिख रखा है ना, बादशाह का नाम। यहां जो कुछ है वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों के ऊपर से भी आपको नाम हटवाना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लाल किला खाली कर देना, और लाल किला खाली करके कुतुब मीनार के पास में एक छोटा सा मकान हमने व्यवस्था कर दी है, वहां पर चुपचाप वहां रह लेना, फालतू की बकवास मत करना, कुछ नहीं होता बादशाह। तो इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए थे, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और जब लॉर्ड डलहौजी का काल समाप्त हुआ और लॉर्ड कैनिंग भारत में नए गवर्नर जनरल बनकर के आए, तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा मुगल बादशाह, इसके बाद आपकी मृत्यु के बाद में, चलो ठीक है आप मरने वाले हो, हमें पता है ना, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद में और कोई नया बादशाह नहीं बनेगा। उसने बहादुर शाह जफर को कहा कि वह भारत का अंतिम मुगल सम्राट होगा। तो ये दो कथन आपसे विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, यहां से याद रखना कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को बादशाह की उपाधि त्यागने का आदेश किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्कों से नाम हटाने का आदेश किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। लाल किला खाली करने का आदेश किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। वहीं ये किसने कहा कि वह भारत में अंतिम मुगल सम्राट होगा? ये बात लॉर्ड कैनिंग ने कही थी बेटा। किसने कही थी? लॉर्ड कैनिंग ने। तो याद रखिएगा, पद व पेंशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को पत्र लिख करके कहा, बहादुर शाह जफर द्वितीय जफर द्वितीय को बादशाह की उपाधि, बादशाह की उपाधि त्यागने का आदेश दिया। पहली बात। दूसरी बात, सिक्कों पर बादशाह का नाम खुदवाना बंद। तीसरा, डलहौजी ने बादशाह को
लाल किला खाली करने, लाल किला खाली करने वे कुतुब मीनार के समीप मकान में रहने का आदेश जारी किया। ठीक है। और लास्ट बात कि लॉर्ड कैनिंग ने शाह को कहा कि वह भारत में अंतिम मुगल बादशाह होगा, वह भारत में अंतिम मुगल सम्राट होगा। ठीक है, तो ये तो बादशाह से संबंधित बातें हो गई, मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह जो थे। ठीक है, लाल किला खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया कि मकान में रहना पड़ेगा। कैनिंग ने ये कहा कि इसके बाद में भारत में कोई भी अब नया कोई मुगल सम्राट नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारतीय जो सैनिक थे, इन भारतीय सैनिकों को उच्च पदों के ऊपर आसीन नहीं किया जाता था और न ही उनकी पदोन्नति की जाती थी। जहां हम बात करें भारतीय सूबेदार के वेतन की, तो भारतीय सूबेदार को मात्र वेतन के रूप में 35 रुपए मिलते थे, लेकिन अंग्रेजी सूबेदार की यदि हम बात करें तो उसके रईसई के ठाट ही अलग थे, निराले थे। उसको वेतन में 195 रुपए मिलते थे। कितने? 195 रुपए मिलते थे वेतन के। ठीक है, तो देखिएगा कि भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था और ना ही उनकी पदोन्नति होती थी। ठीक है, अंग्रेजों को भारतीयों से कई गुना अधिक वेतन मिलता था। डिफरेंस यहीं से देख लीजिएगा कि भारतीय सूबेदार 35 रुपए, भारतीय सूबेदार 35 रुपए जो है मंथली है ये, सूबेदार 35 रुपए, और वहीं अंग्रेज सूबेदार की यदि हम बात करें 195 रुपए। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये इस प्रकार से भारतीय लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे थे।
बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे थे और यही भेदभाव इस क्रांति का सबसे बड़ा कारण बना। पेंशन की यदि हम थोड़ी सी बात कर लें तो याद रखिएगा कि अंग्रेज जो थे वो कानपुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए पेंशन देते थे। लेकिन पेशवा बाजीराव की जैसी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में जब उसके उत्तराधिकारी नाना साहेब, वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है नाना साहेब का धोंदू पंत, क्या धोंदू पंत, इस धोंदू पंत को अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि कानपुर जो था वो 1802 ईस्वी में एक संधि हुई थी कानपुर और अंग्रेजों के मध्य, केवल याद ही रखना है, केवल एक्स्ट्रा बता ही रहा हूं आपको, जिसे कहा जाता है बसई की संधि। इस बसई की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आश्रित होना स्वीकार किया था। किसने? कानपुर ने। कब? 31/12/1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और पेशवा बाजीराव द्वितीय और इनके मध्य कौन सी संधि हुई थी? बसई की संधि अंग्रेजों के, और वहीं से आश्रित राज्य जो है बन गया था कौन? कानपुर। अंग्रेज कानपुर के पेशवा हम बात कर रहे हैं बेटा पेंशन की। ठीक है, पेंशन बड़ी टेंशन देती है। पेंशन कानपुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए की पेंशन देते थे। परंतु उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी नाना साहेब याद रखिएगा, नाना साहब का वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है धोंदू पंत। धोंदू पंत को पेंशन देने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से जो है भारतीयों के मन में विद्रोह उठा, दो जो है विद्वेष की भावना हुई इन अंग्रेजों के विरुद्ध। नाना साहब ने खूब लावा लिया, किसका? अंग्रेजों का। खैर, अगली जो हमारी कक्षा होने वाली है उसमें हम बात करेंगे आर्थिक कारणों की। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का यदि आपको संशय रहे तो आप मेल डाल दीजिएगा टेक्निकल टीम को। बहुत अच्छे से आराम से इन चीज़ों को पढ़ना है। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे आर्थिक कारणों की। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू।